जय हिंद साथियों। ITI TO 2026 एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से संबंधित MCQ हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे चैनल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से संबंधित MCQ सीरीज और थ्योरी पार्ट कवर कराया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो है टूल्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे पिछली बार भी 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल बिट को जॉब पर भली प्रकार बैठाने हेतु चिन्ह बनाने के लिए, डिवाइडर की भुजा टिकाने हेतु हल्का चिन्ह बनाने के लिए, धात्विक चद्दर पर मार्किंग को स्पष्ट करने के लिए। सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिल बिट को जॉब पर भली प्रकार बैठाने हेतु चिन्ह बनाने के लिए भी किया जाता है, डिवाइडर की भुजा टिकाने हेतु हल्का चिन्ह बनाने के लिए भी, और धात्विक चद्दर पर मार्किंग को स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर का डी राइट आंसर हो जाएगा। सेंटर पंच का उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जाता है। ड्रिल बिट को जॉब पर भली प्रकार बैठाने हेतु चिन्ह बनाने के लिए, डिवाइडर की भुजा टिकाने हेतु हल्का चिन्ह बनाने के लिए, धात्विक चद्दर पर मार्किंग को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त सभी कार्यों को करने के लिए किया जाता है। सेंटर पंच पंच बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक सीट मेटल कार्यशाला में प्रयुक्त धात्विक चद्दरों की मोटाई प्रायः रहती है 1 मिलीमीटर से कम, 2 मिलीमीटर से कम, 3 मिलीमीटर से कम या फिर 5 मिलीमीटर से कम। तो सीट मेटल कार्यशाला में प्रयुक्त धात्विक चादरों की मोटाई प्रायः 5 mm तक रखी जाती है। इसका इस्तेमाल किसी विशेष कार्य या विशेष वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है। धात्विक चद्दरों को काटने के लिए प्रयुक्त औजार है कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, स्निप या फिर कटर। तो इसका राइट आंसर है सी। पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। सीट मेटल कार्यशाला में प्रयुक्त धात्विक चादरों की प्रायः मोटाई 5 mm तक रखी जाती। तीसरे ऑप्शन में धात्विक चादरों को काटने के लिए प्रयुक्त औजार है स्निप। धात्विक चादरों को काटने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्निप कहते हैं। इसे हैंड सीयर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल पतली सीट मेटल को काटने के लिए किया जाता है जिसकी मोटाई लगभग 1.2 mm हो। उस सीट मेटल को स्निप द्वारा काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का आकार व्यक्त किया जाता है स्टॉक की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई से, औजार के निर्माण में प्रयुक्त धातु से या उपयुक्त सभी। तो बी राइट आंसर है, ब्लेड की लंबाई से। ट्राई स्क्वायर का आकार उसकी ब्लेड की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ट्राई स्क्वायर एक मार्किंग यंत्र है। यह देखने में एल आकार का होता है तथा इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। इसके द्वारा सतह की समतलता की भी जांच की जा सकती है। इसका प्रयोग जॉब को मार्किंग करते समय समांतर तथा लंबवत रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग की जाती। इसका प्रयोग कार्यशाला को वॉइस में पकड़ने के लिए भी किया जाता है। स्पॉट से सपाट ठंडी छेनी कूल्ड चीजल किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं। बड़ी फ्लैट सतहों से धातु को हटाने के लिए, कार्य वस्तु के कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए, कास्टिंग की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, या फिर वेल्डेड जोड़ों की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए। तो इसमें सपाट जो कोल्ड चीजल है निम्न प्रकार के कार्य के लिए उपयोगी होती है। तो इसमें कार्य वस्तु के कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए। तो बी जो है राइट आंसर है। बड़ी फ्लैट सतहों से धातु को हटाने के लिए, कास्टिंग की अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए,
और वेल्डेड जोड़ों के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए। यहाँ पर जो प्रश्न है नहीं है, किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये फ्लैट सतह से धातु हटाने के लिए है, कार्य इससे कर सकते हैं। कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को भी इससे हटाया जा सकता है, और वेल्डेड जोड़ों की अतिरिक्त धातु को भी इसके द्वारा हटाया जा सकता है। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए क्या सावधानी रखेंगे? इसको हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ऊंचे स्थान से नीचे नहीं फेंकेंगे, समय समय पर तेल लगाएंगे, उपरोक्त सभी। तो इसका डी जो है राइट आंसर है। हथौड़े इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में पूछा गया है, तो इसको हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे जिससे कि उसका इंसुलेशन खराब ना हो, ऊंचे स्थान से नीचे ना फेंके जिससे उसका इंसुलेशन कटे फटे ना, समय समय पर तेल लगाते रहना चाहिए जिससे कि उस पर जंग ना लगे, इनके इंसुलेशन को बनाए रखना चाहिए जिससे कि इन्हें सजीव लाइन पर भी प्रयोग किया जा सके। इनके कटर का प्रयोग स्टील के तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। इनका गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंचकस का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखेंगे? पेंच के आकार के अनुसार पेंचकस का चयन करेंगे। पेंचकस के हैंडल, हत्थे पर हैमर, हथौड़े से चोट नहीं मारेंगे। इसका प्रयोग 84 के स्थान पर नहीं करेंगे। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। पेंचकस का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पेंचकस के हैंडल, हत्थे पर हैमर, हथौड़े से चोट नहीं मारेंगे। पेंचकस को समय समय पर तेल लगाते रहना चाहिए जिससे उस पर जंग न लगे। पेंचकस की टिप सही बनावट की होनी चाहिए जिससे उसका सुमेलन स्लॉट से सही प्रकार हो सके। पेंच के ब्लेड की अक्ष पेंचकस की अक्ष से जुड़ी रहनी चाहिए, अन्यथा पेंचकस की टिप, पेंच का हैंड अथवा छेद के अंदर की चूड़ियां क्षतिग्रस्त हो सकती है। छेनी की भांति हैमर से चोट करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग से पूर्व यदि हैंडल पर ग्रीस आदि लगी हो तो उसे साफ कर लेना चाहिए जिससे कि पेंचकस के स्लिप होने की संभावना न्यूनतम रहे। पेंच में कटे स्लॉट की लंबाई के तुल्य चौड़े टिप वाला पेंचकस प्रयोग करना चाहिए। चोट से बचाव के लिए पेंचकस की टिप को घिसकर अधिक नुकीला नहीं बनाना चाहिए। ये पेंचकस प्रयोग से संबंधित सावधानियां हमको बरतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर को काम में लेते समय क्या सावधानी रखेंगे? हैंडल के आखिरी छोर को हाथ में पकड़ेंगे। हैमर के पास से हैंडल को पकड़ेंगे। हैमर में ग्रीस लगाकर रखेंगे या ढीले हैंडल से भी कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। हैंडल के आखिरी छोर को हाथ में पकड़ेंगे। हैमर को काम में लेते समय निम्न सावधानियां रखेंगे। हैंडल के आखिरी छोर को हाथ में पकड़ेंगे। हैमर से ठोंकते समय उंगलियों को बचाना है। तो यह कुछ क्वेश्चन थे जो कि टूल से संबंधित थे। अन्य क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि निम्न पैटर्न पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है? तो इसमें है इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, मीटर की आवाजाही या फिर सूचक यंत्र। इसका राइट आंसर है इनपुट टर्मिनल। विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है? इनपुट टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर पर अंकित विद्युत मात्रा को किस प्रकार मापा जाता है? रंग कोड का उपयोग करना, मान छापना, पैरामीटर प्रतीकों का उपयोग करना या सीधे विनिर्देशों को मुद्रित करना। तो इसका राइट आंसर है पैरामीटर, यूजिंग पैरामीटर सिंबल। मेगर द्वारा कौन सा विद्युत पैरामीटर मापा जाता है? तो मेगर के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेटर किसे कहते हैं? थायरिस्टर, मॉलिक्यूल्स, डाई इलेक्ट्रिक या फिर सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट आंसर है डाई इलेक्ट्रिक को इंसुलेटर किसे कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। नीचे चित्र में दिखाए गए वोल्टमीटर पर संख्याओं द्वारा अंकित प्रत्येक भाग का मान क्या है? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है 2 वोल्ट। यह संख्याओं द्वारा दर्शाया गया है जो। घरेलू बिजली में आइडियल एसी वोल्टेज क्या होती है? तो ये 240 वोल्ट। आइडियल एसी वोल्टेज कितनी होती है? 240 वोल्ट। मीटर में कौन सा प्रतीक एसी और डीसी दोनों के लिए वोल्टेज की माप को दर्शाता है? तो एस डीसी के लिए हम स्ट्रेट लाइन और एसी के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। तो इसमें 7 में का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी सिग्नल के लिए एक साइकिल पूरा करने की डिग्री क्या है? एसी साइकिल देखिए यहाँ से ये चला और फिर ऐसे, तो 360 डिग्री एक साइकिल पूरा करने के लिए 180 डिग्री ये हो गया और 180 डिग्री ये। जब यहाँ से शुरू हुआ था एक बार ऐसे चला और फिर ये एक साइकिल कहलाया जाता है। टेस्ट लैंप का उद्देश्य क्या है? वोल्टेज को मापने के लिए, करंट मापने के लिए, फेज और धारा की पहचान करने के लिए या पावर को मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर है फेज और धारा को पहचान करने के लिए। टेस्टिंग लैंप हम एक 2 वायर में एक होल्डर के साथ एक बल्ब को जोड़ लेते हैं और कहीं भी चालू लाइन में हम कनेक्ट करके चेक करते हैं कि वह धारा आ रही है या नहीं है। यदि बल्ब जलता है तो उससे पता चल जाता है कि धारा आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज एसी सर्किट में किन्हीं 2 लाइनों के बीच मापी गई वोल्टेज का नाप क्या है? फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज या लोड वोल्टेज। इसका राइट आंसर है लाइन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभावित अंतर को मापने के लिए किस विद्युत मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट मापने के लिए किस विद्युत मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर या फिर वाट मीटर। इसका राइट आंसर है एमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? स्रोत के पार, लोड के पार, फ्यूज के समांतर या लोड के साथ श्रृंखला में। तो इसका राइट आंसर है लोड के साथ श्रृंखला में। मूविंग आयरन मापक यंत्र का प्रतीक क्या है? तो मूविंग आयरन मापक यंत्र का प्रतीक है ये। मूविंग आयरन मापक यंत्र का प्रतीक इस तरह से सिंबल इसका रहता है। टोंग टेस्टर का दूसरा नाम क्या है? क्लैंप मीटर, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर या एमीटर। तो इसका राइट आंसर है क्लैंप मीटर। 15 का A1 राइट आंसर है। कौन सा संपर्क रहित मीटर है? एमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर या जिसको कि टोंग टेस्टर भी बोलते हैं, टोंग टेस्टर। क्लैंप मीटर में किस धारा का उपयोग किया जाता है? लार्ज अल्टरनेटिव करंट,
लघु अल्टरनेटिव या फिर स्मॉल डायरेक्ट करंट या बड़ी प्रत्यक्ष डीसी का यूज करते हैं या एसी का? पहले तो यही प्रश्न है। तो इसमें राइट आंसर एसी में ही यूज करते हैं। क्लैंप एमीटर में किस धारा का? तो लार्ज अल्टरनेटिंग करंट एसी में वर्क करता है। बैटरी सेल में प्रयुक्त धातु स्ट्रिप की जोड़ी का क्या नाम है? कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड या कार्बन रॉड? तो इसमें ए3 राइट आंसर है, इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्षारीय घोल या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन? इसमें राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? डाई सेल, एल्कलाइन सेल, बटन सेल या लिथियम सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी, सिलिंड्रिकल या रेगुलर सेल? 20 का राइट आंसर है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक और द्वितीयक कोशिकाओं के आधार पर। पूरी तरह से चार्ज लीड एसिड बैटरी में धनात्मक इलेक्ट्रोड का रंग कौन सा होता है? रेड, ग्रे, रेडिश ब्राउन या स्पंजी ग्रे? तो इसमें 21 का A3 है, रेडिश ब्राउन, लाल और भूरे। 2.3 वोल्ट प्रति सेल की वोल्टेज रेटिंग के साथ कार बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती? फ्लोट चार्जिंग विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि, लगातार चालू चार्जिंग विधि या लगातार वोल्ट ये चार्ज करने की विधि? तो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड का राइट आंसर। केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? इसमें राइट आंसर है 1.835। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? इस तरह से जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में बहुत आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, उनको बिल्कुल याद रख लेना। 1.835। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री लेड एसिड बैटरियों के रख रखाव में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर है A1, इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ। लेड एसिड बैटरी में एकल सेल का रेटेड वोल्टेज कितना होता है? इसमें 25 का राइट आंसर 2.24 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड करने के लिए वर्तमान में आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीक, चार्ज, उतराई या फिर निर्वहन? 26 का राइट आंसर है A4, डिस्चार्जिंग। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ए सेकेंडरी सेल सप्लाइंग करंट टू द लोड? तो डिस्चार्जिंग। एक श्रृंखला में जुड़े 6 1.5 वोल्ट सेलों का कुल वोल्टेज, ठीक है, तो सीरीज में कनेक्टेड है 1.5 वोल्टेज के सेल इस तरह से। तो इस सीरीज में जब भी जुड़ते सीरीज में श्रेणी क्रम में तो इनका जोड़ हो जाता है। तो ये 9.83 इसका राइट आंसर रहेगा। 9 वोल्टेज सीरीज में जब भी जोड़ेंगे जितने भी वोल्टेज तो हम उनको टोटल डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ने पर 9.0। और यदि यही पैरेलल होते तो हम 1/1 के नीचे लिखकर फिर जोड़ते इनको। तो इसका इस फॉर्मूला लिख लीजिएगा। यदि सीरीज में जुड़े हैं तो इनका यदि हम इक्वलेंट निकालेंगे तो इनका टोटल आ जाता है, तीनों का योग।
और यही यदि पैरेलल में जुड़े तो इनका जो टोटल आएगा इक्विवेलेंट वो हम इस तरह से कर देंगे उनको। किस प्रकार का कनेक्शन दो या दो से अधिक बैटरियों की क्षमता रेटिंग बढ़ाता है? समांतर, सीरीज या सीरीज पैरेलल या फिर अपोजिट? अपोजिट तो होगा नहीं, ठीक। 28 का जो राइट आंसर है ये तो पैरेलल, समांतर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बीरिंग पीएमसीसी उपकरण में चल कुंडल संयोजन के शाफ्ट को सपोर्ट करता है? तो यह है ज्वेल्ड बीरिंग, जड़ित बीरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विशेषता आकर्षण प्रकार के गतिशील लौह मीटर में पॉइंटर के विक्षेपण को सक्षम बनाती है? तो इसमें डिफ्लेक्शन, विक्षेपण, डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डायरेक्शन, तो विक्षेपण वर्तमान दिशा से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पैरामीटर एक मल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है? इसमें 32 का राइट आंसर है A1 वोल्टेज। कौन सा पैरामीटर एक मल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिली मीटर के लिए सीमा का विस्तार करने और 10 mm मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान क्या है? इसका राइट आंसर है 3 ओम। डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? इसका राइट आंसर है एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा मिलेगी हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाई पैनल मीटर में एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक का क्या नाम है? जो एक्स हमको दिख रहा है, इसका राइट आंसर है मूविंग आयरन मीटर है। यह किसको प्रदर्शित कर रहा है? मूविंग आयरन मीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकर्षण प्रकार के गतिमान लौह उपकरणों में पॉइंटर को शून्य स्थिति पर बनाए रखने के लिए किस नियंत्रण का उपयोग किया जाता है? इसमें राइट आंसर स्प्रिंग कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमसीसी मीटर मूवमेंट में किस टॉर्क का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर है मध्यम मॉडरेट टॉर्क का, मध्यम टॉर्क। माप के लिए कौन सा मीटर एक गतिमान कॉइल का उपयोग करता है? तो इसमें हो जाएगा पीएमसीसी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अधातु कौन सी है? पारा, ग्रेफाइट, पीतल, लोहा, धातु है पीतल। अधातु में ये पारा आ जाए। इसमें ग्रेफाइट आएगा। इनमें से कौन सी नॉन मेटल में ग्रेफाइट, क्योंकि ये कार्बन का अपर रूप है, तो यहाँ पर A2 ग्रेफाइट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा यूज होता है? पीतल धातु, ब्रॉन्ज, जिंक या फेरस मेटल में? तो यहाँ पर फेरस मेटल में, ये लौह धातु में लोहा यूज होता है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको द्रव्यमान। A3 राइट आंसर है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो इसको डेंसिटी, घनत्व कहते हैं।
ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो इसको जूल। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? तो ये 1 होता है। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो यहाँ पर आएगा स्टील या इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। इस तरह का प्रतीक तो ये कांच को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो यह ठोस कौन सा कंक्रीट को दर्शा रहा है। एक सीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो यह रहता 210 297। एक A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार तो 210 297। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो इसमें A1 जो ड्राइंग आयाम है 50 50 और ये 50। IAS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो ये A1 वाला। फिर चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? तो ये है हेक्सागोनल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है? हेक्सागोनल। तो यह थे हमारे 50 MCQ। नेक्स्ट क्लास में आगे हम अन्य क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थ्योरी क्लास से जुड़ने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से संबंधित गाइडलाइन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।